नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल पर बड़े हमले की इतलात सामने आ रही हैं, जिसमें 20 के करीब इसराइली सेटलर्स निशाना बने हैं। दूसरी तरफ गजा में रेजिस्टेंस ने बड़े ऑपरेशन किए हैं और इसराइली कमांडर और कई इसराइली फौजियों की हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ तुर्किश और कुर्द फोर्सेस की जो लड़ाई है वो इस वक्त जारी है और रशिया ने यह बताया है कि उन्होंने सीरिया की नई अथॉरिटीज के साथ राब्ते कायम कर लिए हैं। रशिया के राब्ते सीरिया में कायम हो चुके हैं। इस बारे में बात करेंगे, दीगर भी बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन करते हैं, यमन की जानिब से एक भरपूर हमला तल अवीव के ऊपर किया गया है, अश्कलोन को निशाना बनाया गया है। और आप देखिए कि 3 दिन पहले यमन की जानिब से नाज़रीन अटैक किया गया था, जिसके अंदर 30 इजरायली सेटलर्स जख्मी हुए थे। ये यमन की जानिब से किए जाने वाला सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले उन्होंने एक हमला किया था कुछ महीने पहले, जिसमें तल अवीव में 18 इजरायली सेटलर्स निशाना बने थे, और जो 3 दिन पहले हमला हुआ उसमें 30 इजरायली सेटलर्स निशाना बने हैं। उसके बाद से लेकर अभी तक इजराइल की जानिब से कोई हमला यमन के ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन वहां से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इजराइल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है, हौसियों के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर रहा है, और एक ह्यूज अटैक इजराइल की जानिब से यमन पर हो सकता है। इजराइल क्या कर रहा है, यमन को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कौन से किस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, कब करेगा, यमन को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यमन अपने हिसाब से अपने हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अब इजराइल हमला करेगा तो फिर वो करेंगे। इजराइल ने जब करना होगा वो कर लेगा। यमन अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक अपने हमले कर रहा है। दरमियान में तो उनकी झड़प जो है, बहुत बड़ी झड़पें उनकी अमेरिका के साथ भी हुई, जिसमें उनका जंगी त्यारा मार गिराया, जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट करियर को जो है वो निशाना बनाया गया। और अब उन्होंने एक बार फिर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अवीव दारुल हुकूमत हिट हुआ है। मिलियंस ऑफ इजराइलीज जो है वो शेल्टर्स के अंदर गए हैं, और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 इजरायली सेटलर तो सिर्फ इस चक्कर में जख्मी हुए हैं जब वो शेल्टर्स की तरफ भाग रहे थे। आप अंदाजा करें, ये अब देखिए कि इतना खौफ है कि वो शेल्टर्स की तरफ भागते हुए उस भगदड़ के अंदर, उस रश के अंदर के सारे भाग रहे हैं। उसमें 20 के करीब सेटलर्स तो सिर्फ इससे जख्मी हुए हैं। बाकी जहां पर प्रोजेक्टाइल्स जाकर टकराए हैं वो रिपोर्ट्स आना बाकी है। 20 तो ये रिपोर्ट आई है कि वो इस भगदड़ के अंदर जख्मी। इतना मतलब एक हंगामा और खौफ। Yemeni armed forces strike Yafa, Ashkelon in occupied Palestine. Spokesperson for the Yemeni armed forces underlined that Sana'a struck Israeli military targets in Yafa, Tel Aviv and Ashkelon in light of the aggression on Gaza. Gaza में जो aggression हो रहा है उसके जवाब में ये अटैक किया गया। Yemeni armed forces announced attacking 2 Israeli targets in Yafa and Ashkelon with Yafa drones. यमन ने जो है वो पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रखे हैं, और जो उनके ड्रोन्स हैं उनका नाम याफा रखा हुआ है। तल अवीव का दूसरा नाम जो है वो याफा है, पुराना नाम याफा है। इजराइल ने आकर इसका नाम तल अवीव रखा था। तो उन्होंने वो जो पैलेस्टीनियन सिटीज हैं उनके नाम के ऊपर अपना वेपन बना रखा है। सायरन साउंड इन सेवरल एरियाज इन सेंट्रल इजराइल आफ्टर मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम यमन। ड्रोन्स के साथ साथ मिसाइल्स भी फायर हुए हैं। More than 20 people injured in stampede to shelters after siren sound. जो ही सायरन्स बजे सारे भागना शुरू हो गए, और इस दरमियान में 20 जो है वो जख्मी हुए हैं। और सबको पता चल गया कि भाई यमन का हमला है फिलहाल, और तो कोई कर नहीं रहा है। हिजबुल्लाह तो हमले कर नहीं रही है, तो यमन सिर्फ हमला कर रहा है। तो सब इतनी बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर शेल्टर्स की तरफ भागे कि ये हशर हुआ। तो आप देखिए, दुनिया का एडवांस तरीन और एयर डिफेंस और दुनिया का एडवांस तरीन कंट्री, और यमन 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल फायर कर रहा है, और शेल्टर तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट उनको चाहिए होते हैं, या उससे भी करीब हो सकता है शेल्टर। 2000 किलोमीटर दूर से आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स के जवाब में उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो शेल्टर्स तक पहुंच सके। ये अनबिलीवेबल स्ट्राइक पावर है जो आज तक जब से इसराइल यहां पर नाजायज तौर पर कायम हुआ है, मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं रही है। ऐसी स्ट्राइकिंग पावर अगेंस्ट इसराइल किसी के पास नहीं थी। तो इसलिए ये गैर मामूली पावर है जिसका मुजाहरा इस वक्त यमन कर रहा है। एक बटन वो दबाते हैं और वहां तल अवीव में खलबली मच जाती है। तो आप जरा अंदाजा करें कि पीछे एक बैकग्राउंड है जहां कई महीने हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ी लड़ाई हुई है, और हिजबुल्लाह ने इनकी आर्मी को एग्जॉस्ट किया है, इनकी पूरी सोसाइटी को एग्जॉस्ट किया है। तो अब यमन के हमलों के नतीजे में वो जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड सोसाइटी है वो मजीद झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात ज़हन में रखें।
اگر یمن کے حملے کچھ دن اسی طرح سے جاری رہے اور ان کا یہی نتیجہ نکلتا رہا کہ وہ شیلٹرز میں بھاگ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ سوسائٹی جو آلریڈی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، کئی مہینوں کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ اس کو زیادہ جھیل جو ہے وہ نہیں سکیں گے۔ اور آپ یہاں پر اگر نوٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریزسٹنس ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت لڑ رہی ہے، کیونکہ ریزسٹنس کو پتا تھا یہ جنگ انہوں نے ہی لڑنی ہے، کوئی اسلامی ملک مدد کو نہیں آئے گا۔ تو پہلے حزب اللہ نے ایک بھرپور جنگ لڑی، اب یمن اس کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور حزب اللہ وہیں کی وہیں موجود ہے، اس کا ویپن وہیں کا وہیں موجود ہے۔ اگر یہ جنگ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال مزید چلتی ہے تو پھر حزب اللہ دوبارہ سے آئے گی۔ لمبی جنگ نازن جو ہوتی ہے نا، اس کی بہت ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس میں اپنے ریسورسز، مین پاور، بہت کچھ بچا کے رکھنا ہوتا ہے۔ فوری آپ کو وہ اسٹریٹجی شاید سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جنگ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال چلے گی تو آپ دیکھیں گے حزب اللہ دوبارہ آئے گی۔ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو وہ ایک الگ سینیریو ہے، لیکن ایک اسٹریٹجی کے تحت پہلے حزب اللہ نے، اور اب یمن اس کو کنٹینیو کر رہا ہے کہ سائرنز بجیں، کیجویلٹیز اور ایگزاسٹ اور پریشر، ٹھیک ہے نا، تو اس طرف ساتھ اگر ہم غزہ میں دیکھیں تو غزہ میں بھی وہاں سے مسلسل پریشر آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اسرائیل کا جو جانی نقصان ہے وہ نہیں رک رہا ہے۔ 1 یا 2 مہینے کا ان کا پلان تھا کہ یہ غزہ کے اندر جائیں گے اور حماس کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے۔ 4 لاکھ سے زیادہ فوج انہوں نے غزہ بارڈر پر جمع کی تھی، اور بہت بڑی تعداد 50-60% جو ہے وہ اندر داخل بھی ہوئی تھی، اور سینکڑوں ٹینکس، باقی ایکوپمنٹ۔ چھوٹا سا غزہ جو آلریڈی آکوپائڈ ہے، آلریڈی آکوپائڈ غزہ، اس کی تمام بارڈرز یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ پلان تھا 1-2 ماہ کے اندر حماس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور امریکہ کی پوری گرین لائٹ تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ 16 مہینے ہونے کو ہیں اور اسرائیل کا جو جانی نقصان ہے وہاں پر نہیں رک رہا ہے۔ اور اسرائیل نے کیا جنگ لڑی ہے غزہ میں؟ عورتوں اور بچوں کے اوپر بم گرائے ہیں اور ان کی ایڈ روکی ہے۔ دیکھیں چیزیں میٹر کرتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ وہ سب سے بڑے پاورفل ہیں، ٹھیک ہے، بالکل پاورفل ہیں، تو کدھر ہے ان کی پاور؟ مطلب جب آپ عورتوں اور بچوں سے لڑنے چلے جائیں گے اور ایک طرف امریکہ سب کو آنکھیں دکھائے گا، اسلامک ورلڈ کو، کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، تو بات یہ ہے کہ جب ان کا ریئل آرمی سے سامنا ہوگا تب پتہ چلے گا نا وہ کتنے پاورفل ہے۔ تو لیبنان میں آپ نے دیکھا وہ کتنے پاورفل ہیں۔ بھئی یہاں غزہ میں جو ایک آکوپائڈ ایریا ہے، اسلامی دنیا کچھ کر نہیں رہی ہے، وہاں عورتوں اور بچوں کے اوپر وہ بم گرا رہے ہیں، ساتھ ایڈ بند کی ہوئی ہے، اس کے باوجود 16 مہینے تک لڑنا، کیا یہ فتح نہیں ہے؟ اور فتح کیا ہوتی ہے؟ بھائی وہ تو آلریڈی آکوپائڈ ہے، اور اسرائیل کے F-35 سینکڑوں مزید جنگی طیارے وہ 16 مہینوں سے بم گرا رہے ہیں، اس کے باوجود حماس ختم نہیں ہوئی، اپنے کیپٹیوز وہ واپس نہیں لے کر آ سکے۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی امریکہ نے فراہم کی، جو پتال سے بھی بندہ نکال لیتے ہیں، ان کو ابھی تک اپنے پریزنرز نہیں مل رہے۔ تو اور مجھے بتائیے فتح کیا ہوتی ہے؟ جب اسلامک ورلڈ اپنا کوئی کردار ادا نہ کرے سیز فائر کروانے کے لیے، تو حماس تو اپنی کیپیسٹی سے 14 مہینے زیادہ لڑ چکی ہے۔ وہ امریکہ سے، برطانیہ سے، پورے یورپ سے، ایون پوری اسلامک ورلڈ سے وہ لڑ چکی ہے۔ بھئی اسلامک ورلڈ بھی تو، اس کی خاموشی بھی تو اس میں مجرمانہ حصے دار ہے نا۔ اور شروع میں تو یہ اب چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ ادھر سے بھی گرین لائٹ اسرائیل کو تھی کہ ٹھیک ہے ان کو ختم کرو، ان کا مسئلہ ہی ختم کرو۔ جو ٹریڈ روٹ بننے تھے، اصل گیم تو وہی تھی، تو ٹریڈ روٹ بننے تھے تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی ختم کرو، یہ بار بار درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو ادھر سے بھی گرین لائٹ تھی، تو ایک طرح سے تو وہ ساری دنیا سے لڑے ہیں، اسلامک ورلڈ سے الگ لڑے ہیں ان کے بیٹریل سے، اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور پورا جو یورپ کھڑا تھا ان سے وہ الگ لڑے ہیں۔ مطلب یہ انبلیویبل ہے، اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پاورفل آرمی ہے، یہ ان کا پاورفل ایئر ڈیفنس ہے، ان کی کتنی طاقت ہے، اور ان کا اصلی چہرہ کیا ہے کہ یہ صرف عورتوں اور بچوں سے لڑ سکتے ہیں، صرف ان کو جو ہے وہ شہید کر سکتے ہیں۔ اب ذرا غزہ میں دیکھیے، غزہ میں ان کا ایک کمپنی کمانڈر مارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سٹیبنگ اٹیک بھی ہوا ہے۔ اسرائیل ایڈمٹس ڈیپٹی کمانڈر آف کمپنی سولجرز کلڈ ان غزہ، یہ ایک ڈیپٹی کمانڈر تھا اور ساتھ اس کے 2 اسرائیلی فوجی تھے۔ یہ نارتھ غزہ میں ایکسپلوسیو ڈیوائس کے پھٹنے سے ہلاک ہوئے ہیں، ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ایکسپلوڈ ہونے سے ڈیپٹی کمپنی کمانڈر اور اس کے ساتھ 2 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے، 4تھا سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے، یعنی چاقو کے ساتھ حملہ کرنا، خنجر کے ساتھ حملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں سٹیبنگ اٹیک کرنا۔ غزہ میں 4تھا سٹیبنگ اٹیک آج رپورٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر 3 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے 3 اسرائیلی سولجرز کلڈ ڈیورنگ بیٹل ان جبالیہ۔ تو جبالیہ میں جہاں پر سب زیادہ بم گرے ہیں، تو وہاں پر ابھی بھی ریزسٹنس موجود ہے،
मतलब ये मिलिटरीली एक मिरेकल नहीं तो और मुझे बताइए क्या है। आप देखिए कि जबालिया जहां पर सबसे ज्यादा बम गिरे हैं और पूरी तरह से ये तबाहाल हो चुका है, वहां पर आज भी रेजिस्टेंस मौजूद है, तो ये क्या मिलिटरीली मिरेकल नहीं है? और फिर आप देखिए मतलब ये कितना हैरान कुन है कि हाईली आर्म्ड आर्मी है उनकी, और चाकू के साथ जाकर एक रेजिस्टेंस फाइटर उसके करीब पहुंचकर, उन फौजियों के करीब पहुंचकर हमला कर रहा है। तो ये समझ, आप अंदाजा करें ना, ये कितनी बड़ी बात है कि बंदूक वाले के पास एक चाकू वाला पहुंचकर, करीब पहुंचकर उस पर हमला कर रहा है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि वहां पर 4-5 को हलाक कर रहा है। सबके पास बंदूकें हैं और उसके पास बंदूक नहीं है, और वो चाकू के साथ आकर सबको मार रहा है। तो इससे बड़ी और मुझे बताइए बहादुरी क्या होगी, और इससे बड़ी और उनकी कैपेबिलिटी वो क्या शो करवाएं। और इजराइल की जो सारी पावर या कैपेबिलिटी है वो उन्होंने दिखा दिया कि वो चाकू के साथ आकर भी इनको मार रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक वीडियो रेजिस्टेंस की जानिब से जारी की गई है वीडियो स्टेटमेंट के टाइम इज रनिंग आउट, अल कुद्स ब्रिगेड वार्न इजराइल, टाइम इज रनिंग आउट। Video published by Al-Quds Brigade warns that more delay in establishing an exchange deal would only end badly for the Israeli captives held in Gaza. उन्होंने कहा कि टाइम बहुत थोड़ा है, ये जो इजरायली प्रिजनर्स हैं उनके लिए टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि बमबारी हो रही है, खाना नहीं है, तो उनकी जो हलाकत है वो भी हो सकती है। तो कल एक खबर सामने आई कि इजराइल ने खुद ही अपने उस कैदी को मारा ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो उसके बाद तल अवीव में मुजाहरे, और अब एक नया स्टेटमेंट जो है वो जारी हुआ है। सीरिया में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सीरिया में बड़ी एक नाजुक, डेंजरस एंड एट द सेम टाइम एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो बताएगी कि भाई रीजनल इंपैक्ट उसके क्या होंगे, और डेफिनेटली सीरिया से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और सीरिया में ग्रेट गेम्स अपनी जो है ना वो खेल रही हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सामने आती रहती है कि क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो है ना वो पर्दे के पीछे है। असल जो चीज शाम में हो रही है वो पर्दे के पीछे हो रही है, वो जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, वो जो खुफिया राब्ते हो रहे हैं, असल चीज वो है, सामने इतनी ज्यादा चीजें नहीं हैं। अच्छा, अब रशिया ने नाज़रीन स्टेटमेंट जारी की है, और रशिया कह रहा है कि उन्होंने राब्ते कायम कर लिए हैं दमास्कस अथॉरिटीज के साथ। मॉस्को इज इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू अथॉरिटीज इन सीरिया एट द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी वो राब्ते में हैं और मिलिट्री लेवल के ऊपर भी राब्ते में। तो अमेरिका, इजराइल, नेटो वो तो ये नहीं चाहते कि रशिया यहां पर हो, उनकी बेसिस यहां पर हो। इस वक्त उनकी टॉप प्रायोरिटी है कि रशिया यहां से निकले, लेकिन रशिया इज इन कॉन्टैक्ट विद न्यू दमास्कस अथॉरिटीज। तो इसकी अहमियत नाज़रीन क्या है? इसकी अहमियत यह है कि देखें दमास्कस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल किसका है? वो तो टर्की का है। पीछे कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ईरान और टर्की की कल मीटिंग हुई है, इसका मतलब क्या है कि कशीदगी उस तरह नहीं है, दोनों इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, खासकर टर्की। ईरान ने तो कंस्ट्रक्टिव रोल लिया ना, वो तो पहले दिन से उसने कहा कि तुर्की के खिलाफ वो नहीं लड़ेगा, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो तुर्की का बाद में स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो है वो साबित हुआ सारी चीजें, लेकिन ईरान ने कंस्ट्रक्टिव रोल पहले दिन से लिया। अब टर्की भी मतलब मुलाकातें हो रही हैं, उर्दुगान और ईरानी सदर की कायरो में मुलाकात हुई, कल फिर दोबारा इनकी मुलाकात हुई। तो जो दुश्मन बन जाते हैं वो उनकी इस तरह मुलाकातें थोड़ी होती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग है जो पीछे डेवलप की जा रही है। अब रशिया कह रहा है कि वो दमास्कस अथॉरिटीज से राब्ते में है, और दमास्कस अथॉरिटीज क्या है? वो टर्की है। दमास्कस अथॉरिटीज कुछ भी नहीं है, वो टर्की है। तो उधर ईरान, रशिया एंड टर्की, ये आपस में पीछे मुलाकातें और कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहां पर डेवलप की जा रही है। और जैसे अरब वर्ल्ड ने, उनके हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं कि वो भी चाहते हैं कि रशिया की बेसिस यहां पर रहें। तो इसलिए जो सरप्राइज अमेरिका या इजराइल देना चाह रहे हैं ना, या नेटो देना चाह रहा है, हो सकता है वो सारी चीजें इनके उलट चली जाए, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मीन टाइम जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसकी एक स्टेटमेंट आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं बशार अल असद का जो धड़न तख्ता है वो तो उन्होंने किया है। वी टॉपल्ड द असद रिजीम इन सीरिया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कि जो तख्ता उल्टा गया है बशार अल असद का, ये तो हमने उल्टा है। तो अब उन्होंने ऑफिशियली इस बात को एडमिट कर लिया। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये कोई इंडिजिनस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और चीजों को समझने की जरूरत है। अब इजराइल कह रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे बताइए जहां पर इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए तो वहां से कोई खैर की तवक्को हो सकती है क्या? फिर इसको यही डील समझा जाए कि इजराइल ने हेल्प किया उनको तख्ता गिराने में, और उन्होंने बदले में इजराइल को यह सहूलतकारी की कि वो शाम के इलाके कब्जे में ले लें, ठीक है। तो क्या इसको फिर इस अंदाज से देखना चाहिए? लेकिन जैसे अब दमास्कस अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि इजराइल एक्सपैंड कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई
ये जो सरप्राइज इसराइल और अमेरिका देना चाह रहे हैं वो सारा उल्टा भी पड़ सकता है। तो आगे देखेंगे चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, लेकिन आज इसराइल ने कह दिया कि वो इसमें शामिल थे। तो जहां इसराइल शामिल होता है तो फिर उसको हम कैसे सीधा सीधा मान लें और उसको कैसे कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है। भाई जहां पर इसराइल इन्वॉल्व होगा वो वहां पर कुछ अच्छा नहीं होने देगा। तो इसलिए भी इस्लामिक वर्ल्ड का इत्तेहाद करना बहुत जरूरी है। अब नाज़रीन, तुर्की की जो लड़ाई है वो कुर्दिश फोर्सेस के साथ इस वक्त जारी है, कोई ट्रूस नहीं हुआ है। मंबिज फोर्सेस रिपेल टर्किश बैग्ड अटैक नियर सीरिया's तिशरीन डैम। तिशरीन डैम इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइट, इज अ strategically significant in the region, making it a focal point in the broader power struggle in northern Syria। तिशरीन डैम वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ब्रॉडर जो पावर स्ट्रगल है इन नॉर्दर्न सीरिया उसके लिए भी ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो कह रहे हैं यहां से हमने जो टर्किश बैग्ड फोर्सेस हैं, एसडीएफ ये कह रही है कि उनको हमने भगा दिया है। परसों हमने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी कि एसडीएफ की ये स्टेटमेंट थी जो रिपोर्ट में शामिल हुई कि उनके नजदीक एक बहुत वायलेंट फाइटिंग जो है वो आ रही है, एक वायलेंट बैटल जो है वो आने वाली है। अच्छा, अब इसी दरमियान उर्दुगान की क्या स्टेटमेंट आई है? नो प्लेस इन सीरिया's फ्यूचर फॉर एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आईएसआईएस एंड पीकेके। उर्दुगान की आज फिर स्टेटमेंट में ये क्लैरिटी है कि वो कोई एसडीएफ को कबूल करने वाले नहीं है, वो कोई इन तंजीमों को कबूल करने वाले नहीं है। और दूसरी जो है वो स्टेटमेंट देखिए, जो हकान फिदान टर्की के फॉरेन मिनिस्टर और जुलानी की मुलाकात हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट आई, जुलानी ने कहा कि हम पूरे सीरिया को डिसआर्म करेंगे, जितनी भी फैक्शंस हैं वो सारे अपने हथियार डाल दें, हम पूरे सीरिया को डिसआर्म करेंगे। तो उनमें तो एसडीएफ भी है, ये सारी तंजीमें भी हैं। तो इन दोनों बयानात को और टर्की की पिछली पोजीशन को सामने रखें तो ये क्लैरिटी आ रही है कि वो एसडीएफ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करेंगे, एक लार्ज स्केल फाइट जैसे एसडीएफ खुद कह रही है कि होगी, ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों में। मतलब तुर्की कह रहा है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जुलानी कह रहे हैं कि डिसआर्म करे हर कोई अपने आप को। तो एसडीएफ क्या हथियार डालेगी? बिल्कुल नहीं डालेगी। अब जरा तीसरा फैक्टर इसमें देखिए, ट्रंप साहब आ रहे हैं और ट्रंप सीरिया के हवाले से क्या चाहते हैं? ऑयल। उनका बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी हमें तो सीरिया में ऑयल चाहिए और वो सीरिया में फौजें रखने के हामी हैं। और पेंटागन ट्रंप के आने से पहले पहले अपनी फौजें वहां पर बढ़ा रहा है। तो ये कह रहे हैं इनको एसडीएफ कबूल नहीं है, या वो हथियार डाल दे या उसके खिलाफ लड़ेंगे। ट्रंप को वहां पर ऑयल चाहिए और उधर सैंक्शंस की बात अमेरिका में चल रही है कि टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं और टर्की हमला करने से पीछे मतलब वो हटने वाला नहीं है। तो ये काफी कम्प्लेक्स सिनेरियो है अभी यहां पर, यानी ना कोई थमा है तूफान बल्कि एक नया फेज है जो हम देख रहे हैं। और जो एक खामोशी होती है ना वो एक बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि बादल मंडला रहे हैं एक बड़ी जंग के। तो इस कम्प्लेक्स सिनेरियो में टर्की को ईरान और रशिया और बाकी इस्लामिक वर्ल्ड की भी जरूरत है। वो अकेला इसराइल और अमेरिका और उन सबसे वो लड़ नहीं पाएगा। जो ही वो एसडीएफ के ऊपर हमला करेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, इसराइल वहां पर अपना खेल खेलेगा। तो टर्की अगर यहां पर आइसोलेट होगा तो कैसे सारे चैलेंजेस का सामना करेगा? तो जरूरत है उसको रशिया की, ईरान की, बाकी ममालिक की। और इसीलिए वो पीछे जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसराइल के हवाले से ये खबर है कि वो अपनी जो पोजीशंस हैं वो माउंट के ऊपर मजीद बना रहा है, बड़ी तेजी के साथ वो अपनी ऐसी पोजीशंस बना रहा है कि वो परमानेंट यहां पर रहेंगे। इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस एस्टैब्लिशिंग पोजीशंस ऑन माउंट हरमोन पीक, बिल्कुल चोटी के ऊपर जाकर। इसराइली ऑक्यूपेशन हैज बीन कंडक्टिंग कॉम्बिंग ऑपरेशंस अक्रॉस माउंट हरमोन पीक सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ पोजीशन ओवरलुकिंग रूरल दमास्कस। ये मुख्तलिफ पोजीशंस बना रहे हैं जिसमें एक तरफ वो दमास्कस को देख सकें, एक तरफ वो लेबनान को देख सकें, एक तरफ साउथ सीरिया को देख सकें। पोजीशंस ओवरलुकिंग दमास्कस साउथ वेस्टर्न कंट्री साइड एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्स Israeli army seized military equipments in the area. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, as well as the wreckage of Israeli helicopter downed in October war of 1973. Very very interesting. इसराइल जो है वो इन पहाड़ियों से बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको कब्जे में ले रहा है। और उसने एक और चीज क्या कब्जे में ली है, 1973 की जंग में जो हेलीकॉप्टर इसराइल का तबाह हुआ था, 1973 की जंग में इसराइल का जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था उसको वहां पर रखा हुआ था, उसका रैकेज। जैसे मुख्तलिफ ममालिक में आप देखते हैं जहां पर इन्वेजन फेल हो जाती है तो किसी ने टैंक, उनका जहाज, वो एक सिंबॉलिकली रखा होता है कि हमने इनको शिकस्त दी थी। तो 1973 का एक हेलीकॉप्टर का रैकेज भी वहां पर रखा हुआ था, उन्होंने उसको भी इसराइल उठाकर लेकर गया। तो देखे ना, ये गुलान हाइट्स वाला जो मामला है, ये इसराइल की एक्सपेंशन वाला मामला है, ये पीछे एक तारीख है। मतलब ये प्राउड की बात है, ये यहां पर कुर्बानियां दी गई हैं।
گولان ہائٹس کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں یہاں پر دی گئی ہیں. تو یہ آپ آسانی سے یہ اسرائیل کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی ساری ڈگنیٹی کو ان کے حوالے کر رہے ہیں, اور آپ ان ساری جو پچھلے 100 سال میں قربانیاں دی گئی ہیں اس زمین کو بچانے کے لیے آکوپیشن سے, آپ اس کے اوپر بھی مطلب اس کو پانی پھیر رہے ہیں. جو آباء و اجداد شام کے لوگوں کے قربانیاں دے کر گئے ہیں, یہ تو اس کے اوپر پانی پھیرنے والی بات ہوئی. تو اب وہ اپنا ریکیج بھی, ہیلی کاپٹر کا ریکیج بھی اٹھا کر لے کر گئے. اس کے علاوہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز کامب انٹائر شرط الحرمون ہائٹ اینڈ اسٹیبلش اے نیو پوائنٹ ان دا سلوپس اوور لوکنگ ساؤتھ ایسٹرن کنٹری سائڈ آف ڈماسکس. کچھ نئے پوائنٹس دیگر چوٹیوں کے اوپر بھی قائم کیے گئے ہیں. اسی درمیان یو اے ای کے فارن منسٹر کی کال پر بات ہوئی ہے سیریا کے فارن منسٹر کے ساتھ. تو بہت سارے ممالک اب رابطے کر رہے ہیں, کیونکہ اتھارٹیز تو وہی ہیں جو آ چکی ہیں, اب ان سے رابطہ تو کرنا ہے. لیکن ابھی ٹھیک ہے رابطے ہو رہے ہیں, لیکن ابھی پھر بھی ممالک کنسرن ہے کہ ڈماسکس کو رول کون کرے گا, آگے کیا بنے گا, کوئی پراپر گورنمنٹ بن سکے گی, کیسے چلیں گے معاملات, اسرائیل کہاں تک ایکسپینڈ کرے گا, ڈماسکس کے اوپر انفلوئنس کس کا ہوگا. تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. یہ جو رابطے ہیں وہ ٹھیک ہے ہو رہے ہیں, لیکن یہ حتمی ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.